सभी साथियों को हमारा नमस्कार। तो देखिए, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है आपको, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलना है, इरादे आपको नहीं बदलने हैं। तो आज एक नई शुरुआत जो है वो हम करने जा रहे हैं और ये नई शुरुआत जो रहेगी वो अपने जीके को लेके रहेगी, सामान्य ज्ञान को लेके रहेगी। उसमें अपने साइंस के क्वेश्चंस भी जो हैं वो भी शामिल कर लिए जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे के वैसे ये आगे चलता रहेगा। और अपना ये मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन है उसका ये जो भाग है वो चलने वाला है और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने लाए जाएंगे और उन क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज रहने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि वायुदाब का मापन जो है वो किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। यानी वायुदाब को जो है वो किससे मापा जाता है। पहला ऑप्शन रहेगा बैरोमीटर, ब हमारा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, से हमारा जो ऑप्शन रहेगा फेदोमीटर और द हमारा ऑप्शन है थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो है मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपने लिए बैरोमीटर। देखिए, वायुदाब का जो मापन किया जाता है वो बैरोमीटर से किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है, देखो बैरोमीटर की जो इकाई मानी जाती है वो मिलीबार मानी जाती है। बैरोमीटर की जो इकाई है, बैरोमीटर की जो इकाई है वो है अपने मिलीबार। कौन सी भाई? मिलीबार जो है वो इसकी इकाई रहेगी। हाइग्रोमीटर जो है उससे आर्द्रता का मापन किया जाता है कि वातावरण में कितनी आर्द्रता है। और अपने जो है फेदोमीटर की बात करें तो फेदोमीटर जो है वो आपके समुद्र की गहराई को मापता है। समुद्र के गहराई की जो गहराई जो है उसको मापने का रहेगा फेदोमीटर। और थर्मामीटर की मैं बात करूं तो इससे आपको सबको पता ही होगा कि तापमान जो है वो मापा जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपके सारा का सारा जो है मैंने बढ़िया तरीके से करवाया। इससे भी अच्छा जो है आगे वाले क्वेश्चन में बात आने वाली है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि डायमंड रिंग का जो संबंध है वो किससे माना जाता है। डायमंड रिंग जो है वो क्या होती है। तो डायमंड रिंग में हमारे यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण से संबंधित है, या सूर्य ग्रहण से, या ब्लू मून से, या उपयुक्त सभी से। देखिए, चार ऑप्शन हैं, बड़े ही मज़ेदार ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सूर्य ग्रहण। यानी डायमंड रिंग का जो संबंध है वो सूर्य ग्रहण से। आपको पता होगा कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण जब होता है, मान लो ये सूर्य है, तो ये सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो इसके चारों ओर जो है वो एक रिंग सी बन जाती है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होगा तो उसके चारों ओर एक रिंग का निर्माण होगा, तो उसको कहते हैं डायमंड रिंग। क्या कहते हैं? डायमंड के समान वो लगने लग जाता है। ये बीच वाला भाग जो है वो तो दिखाई देना बंद हो जाता है और इस तीव्र रोशनी के कारण चारों ओर जो है, तीव्र रोशनी के कारण चारों ओर जो है वो एक रिंग का सा निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक मानी जाती है। पहला ऑप्शन रहेगा गांधीनगर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अगरतला और चौथा रहेगा आइजोल। तो देखिए, इसके सबसे नज़दीक जो राजधानी मानी जाती है वो मानी जाती है आइजोल। तो सबसे नज़दीक की जो राजधानी रहेगी वो रहेगी आइजोल। आइजोल जो राजधानी है आपको बता दें कि ये मिजोरम की राजधानी मानी जाती है। आइजोल जो राजधानी है वो मिजोरम की राजधानी है। और बात करें तो मिजोरम का सबसे बड़ा शहर जो रहेगा, मिजोरम का जो सबसे बड़ा शहर है ये आइजोल ही रहेगा। सबसे बड़ा शहर है क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आगे बात करें तो इसमें देखिए, सभी जो सबसे बड़ा शहर होने के कारण जितने भी प्रशासनिक भवन हैं, जितने भी प्रशासनिक भवन है वो सारे के सारे यहीं पर ही स्थित हैं, सरकारी भवन जिनको अपन कहते हैं। और ये जो शहर रहता है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के उत्तर में ये स्थित है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो रहती है 1132 मीटर। 1132 मीटर की ये ऊंचाई पर है। और इसकी जो है जलवायु की मैं बात करूं तो जलवायु जो इसकी रहेगी, यानी आइजोल की जो जलवायु है वो मानी जाती है उपोष्ण कटिबंधीय। कौन सी मानी जाती है? उपोष्ण कटिबंध। आइजोल की जो जलवायु है वो मानी जाती है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। और सरकारी, देखिए कुछ विशेष बात जो है वो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो हैं, यानी आइजोल की बात करें तो सरकारी कर्मचारी जो हैं, या मिजोरम की बात कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी नागरिक हैं वो अगर मिजोरम में प्रवेश करेंगे तो जो घूमने वहाँ पे जाते हैं, अगर आप मिजोरम में घूमना जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक परमिट की आवश्यकता होगी।
उसको कहते हैं इन लाइन परमिट, यानी ILP की आपको आवश्यकता होगी। ये परमिट जब आपके पास होगा तभी आप जो है मिज़ोरम की सैर कर सकते हैं। यहाँ के लोकल जो घूमने आते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ गया होगा। गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी मानी जाती है, जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, और अगरतला जो रहेगा वो रहेगा अपने मणिपुर की राजधानी, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर अगला हमारा जो सवाल रहेगा, चौथा सवाल है कि राज्यसभा के लिए राजस्थान से जो है वो कितनी सीटें हैं। राज्यसभा से राजस्थान की कितनी सीटें जो है, अभी वर्तमान में जीके का क्वेश्चन भी ये बढ़िया वाला बनता है। तो ए रहेगा 15, बे रहेगा 25, से रहेगा 10 और दे रहेगा 200। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 10 सीटें। राज्यसभा से अगर बात करें तो राजस्थान से 10 सीटें जो है वो रखी गई हैं। 10 सीटें, 10 सीटों के लिए जो है राजस्थान से विधानसभा द्वारा जो है वो चुने जाते हैं 10 सदस्य, और 25 सदस्य जो रहते हैं वो अपने लोकसभा के लिए चुने जाते हैं राजस्थान से, ठीक है। और 200 सदस्यों की मैं बात करूँ तो 200 सदस्य जो हैं अपने विधानसभा जो है अपनी राजस्थान विधानसभा जो है उसके लिए जो है अपने सदस्यों की संख्या जो रहती है वो रहती है 200। अभी देखिए राज्यसभा के बारे में कुछ बता दूं, राज्यसभा जो है वो अपने सदन का जो है उच्च सदन माना जाता है। इसको उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। यह एक स्थायी सदन होता है। यह एक जो है राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। और मैं बात करूं तो इसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य जो संख्या रहती है इसकी वो रहेगी 250। और वर्तमान सदस्य संख्या की अगर बात की जाए, तो वो है 245। उसमें से देखो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाओं द्वारा जो चुने जाते हैं, विधानसभाओं द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो होते हैं 233 सदस्य जो है राज्य की विधानसभाओं द्वारा उनका जो है निर्वाचन होता है। और देखिए जो सदस्य 12 सदस्य जो बच गए उनको करता है राष्ट्रपति मनोनीत। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य हैं उनकी संख्या मानी जाती है 12, ठीक है, समझ में आया होगा। और देखिए इसके कार्यकाल को लेकर मैं अगर बात करूं, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो मतलब अपन राज्यसभा का कार्यकाल न कह के उसको सदस्यों का कार्यकाल कहेंगे। तो इनके इसका जो भी सदस्य है उसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का माना जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद में जो है इसके 1/3 सदस्य जो है वो इस्तीफा नहीं कह सकते उसको, जो है सेवानिवृत्त वो हो जाते हैं, रिटायर जो है वो हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद में। और 1/3 सदस्य जो है वो नए बन जाते हैं। अभी जो है कुछ ही दिनों में जो है राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। और राज्यसभा के जो 10 सदस्य हैं राजस्थान से, उसमें से 4 सदस्यों का जो है चुनाव होने वाला है, क्योंकि उसका जो है 6 जुलाई की बात करें तो 6 जुलाई 2022 को जो है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो उससे पहले जो है वो चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा 5वां प्रश्न रहेगा। 5वां प्रश्न देखिए कि जीणमाता का मंदिर सीकर के किस जिले में है। जीणमाता का मंदिर सीकर के किस जिले में है। ए ऑप्शन रहेगा रेवासा, ब है जीणवास, तीसरा है हर्ष पर्वत, और चौथा रहेगा निमेरा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रेवासा। तो रेवासा में जो है वो जीणमाता का मंदिर स्थित है, जो कि सीकर जिले में है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, 6वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो कब घोषित की गई। पहला ऑप्शन रहेगा अगस्त 1990 को, ब ऑप्शन है 6 मार्च 1986 को, स है 6 अप्रैल 1948 को, और द ऑप्शन रहेगा 9 अगस्त 1951 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 6 अप्रैल सन 1948 को जो है वो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो बनाई जाती है। और लगभग मैं बात करूं भारत जब आज़ाद हुआ उससे लेके अब तक अगर बात की जाए तो 6 औद्योगिक नीतियां जो है वो लागू की जा चुकी हैं। 6 औद्योगिक नीतियां जो है वो जारी हो चुकी हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। फर्स्ट की मैं बात करूं, पहली औद्योगिक नीति अपनी 1948 में आई थी। दूसरी अपनी जो रहेगी, दूसरी औद्योगिक नीति जो थी वो 1956 में थी। थर्ड की मैं बात करूं, तीसरी औद्योगिक नीति जो थी, सभी के बारे में बता देता हूँ। थर्ड जो रहती है अपनी वो 1977 में थी। 1977 को तीसरी औद्योगिक नीति लागू हुई थी। चौथी हमारी जो रहेगी नंबर 4 पे जो रहेगी वो 1980 को हुई थी। और 5वीं जो औद्योगिक नीति है वो 1990 को, और छठी जो औद्योगिक नीति थी वो 1991 को जो है लागू होती है। इस प्रकार भारत में जो है कुल 6 औद्योगिक नीतियाँ लागू की जा चुकी है, और अंतिम औद्योगिक नीति जो थी वो सन 1991 में लागू हुई थी, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि भारत की पहली बिना ड्राइवर की चलने वाली ट्रेन का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था। पहला ऑप्शन रहेगा अक्टूबर 1920 को, ब ऑप्शन है नवंबर 1920 को, स ऑप्शन रहेगा दिसंबर 1920 को और द ऑप्शन रहेगा जनवरी 1921 को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दिसंबर 1920 को। तो 2000 गलत बोल दिया होगा ना, दिसंबर 2020 को जो है वो प्रथम बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रेन का जो है उद्घाटन हुआ था। और ये उद्घाटन हुआ था अपने 28 दिसंबर को। कब हुआ था भाई? 28 दिसंबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था, बिना ड्राइवर के ट्रेन जो चलती है। और ये जो ट्रेन थी वो दिल्ली की मजेंटा, देखिए नाम मैं बता देता हूँ इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, मजेंटा लाइन पर वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और मजेंटा लाइन जो है उसकी लंबाई मानी जाती है लगभग 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर की इसके बीच में दूरी रहती है। और ये दूरी जो है वो रहती है जनकपुरी पश्चिम से लेके, दिल्ली की बात हो रही है, जनकपुरी पश्चिम से लेके बोटेनिकल पार्क जो है वहाँ तक जो है ये ट्रेन चली थी। 37 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, मजेंटा लाइन जगह का नाम है। और नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 28 दिसंबर सन 2020 को। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 8वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वो कौन सा रहेगा। ए ऑप्शन है मोटेरा स्टेडियम, बी ऑप्शन रहेगा ईडन गार्डन, सी है पर्थ स्टेडियम और द रहेगा सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मोटेरा खेल स्टेडियम। और मोटेरा खेल स्टेडियम का जो अन्य नाम है वो माना जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता है। और ये दुनिया का ही, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। सबसे बड़ा स्टेडियम ये है। और यहाँ पर दर्शकों की बैठक की बात करें तो कितने दर्शक जो है इसमें बैठ सकते हैं, तो उनकी जो संख्या रहती है वो रहती है 1,32,000, यानी 1,32,000 दर्शक जो है इसमें एक साथ बैठ के जो है वो देख सकते हैं। और ये जो मोटेरा जो स्टेडियम है वो रहता है अपने अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। और इसकी एक दो बातें और हैं। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था, उद्घाटन की मैं बात करूं तो इसका जो उद्घाटन है वो हुआ था फरवरी 2021 को। किसने किया था? हमारे जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? रामनाथ कोविंद जो थे उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। और देखिए मूल रूप से अगर बात की जाए, मूल रूप में इसका नाम मोटेरा स्टेडियम ही था। मोटेरा स्टेडियम मूल रूप में जो है वो 1983 में बन गया था, 1983 में ये बना था। और सन 2015 में इसको जो है बंद कर दिया गया था। भाई 2015 में इसका निर्माण करने के लिए, दोबारा से इसको बनाने के लिए 2005-06 में भी इसका जो है इसको दोबारा से तैयार किया गया था, लेकिन 2015 में इसे बंद कर दिया गया और नया इसका जो है निर्माण शुरू हुआ था 2015 में। और ये जो नामकरण किया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो नामकरण किया गया, वो गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन थे? वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे, उनके सम्मान में जो है 24 फरवरी सन 2021 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और इस पर जो कुल लागत आई, यानी इसकी लागत की बात करें तो इसमें लगभग खर्चा जो आया है वो लगभग 800 करोड़ रुपए का आया है। 800 करोड़ रुपए का खर्चा जो है इस स्टेडियम को बनाने में आया है। आगे देखिए, ईडन गार्डन जो अपना रहता है वो कोलकाता में है। ईडन गार्डन का जो मैदान है वो कोलकाता में है। और पर्थ स्टेडियम जो रहेगा वो अपने ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। पर्थ स्टेडियम कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो अपने रहता है जयपुर में। ठीक है, तो समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए, नौवां हमारा सवाल है कि प्रथम मुगल राजा कौन था, मुगल सम्राट प्रथम कौन था।
ए है अकबर, ब है बाबर, स है बहादुर शाह द्वितीय और द रहेगा हुमायूं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बाबर। तो बाबर जो थे वो प्रथम मुगल राजा थे, ठीक है। और इसके बारे में भी कुछ विशेष बातें जो है वो आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा आगे चला गया क्या, चलिए कुछ विशेष बातें जो है इसकी बता देते हैं कि मुगल मध्य एशिया के जो थे तुर्क और मंगोल, यानी तुर्की और मंगोल जो थे, तुर्की और मंगोल मूल के तिमुरिद, तिमुरिद जिसको अपन कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, तिमुरिद वंश की एक शाखा थी और उसके संस्थापक जो है वो माने जाते हैं बाबर को। कौन माना जाता है? बाबर माना जाता है। और फरगना की घाटी के ये एक तैमूर राजकुमार थे। फरगना की जो घाटी है, फरगना की घाटी जो वर्तमान जो उज्बेकिस्तान है, वर्तमान जो उज्बेकिस्तान है उसी को कहा गया है फरगना की घाटी। तो ठीक है, वहाँ के ये वंशज थे। और बाबर का, इनका सबका जो है समय काल में बता देता हूँ। बाबर जो थे, बाबर ने भारत पर जो है वो राज किया था 1526 से लेके 1530 तक, 4 साल तक किया था। बाबर के बाद में आया था, बाबर के बाद जो है वो हुमायूं आया था, बाबर के बाद में जो है वो हुमायूं आया था। और हुमायूं बनता है 1530 से लेके 40 तक बना था। और 40 के बाद में जो है थोड़ा सा कार्यकाल इनका और रहा था 55 और 56 तक, 55 और 56 एक साल के लिए और बना था हुमायूं। और उसके बाद में अकबर है, अकबर का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1556 से लेके 1605 तक माना जाता है। 1556 से 1605 तक जो है वो अकबर का शासन रहा था। और उसके बाद में एक बहादुर शाह जफर और रह गए। बहादुर शाह द्वितीय जो है, जिनको जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय जो है वो 1837 से लेके 1857 तक जो है वो इन्होंने राज किया था। 1837 से लेके 1857 तक जो है। और इनको माना जाता है अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट भी इनको माना जाता है, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और प्रथम मुगल सम्राट जो रहेगा वो रहेगा बाबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, 10वां हमारा प्रश्न है कि प्रेम बिहारी रायजादा को संविधान की मूल प्रति को हाथ से लिखने में कितना समय लगा था? देखो, प्रेम बिहारी रायजादा ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जो है संविधान की जो मूल प्रति थी उसको लिखने का काम किया था। और ये जो है लिखने का काम कितने दिन में पूरा हुआ था वो आपको बताना है। तो इसका ए रहेगा 15 दिन, ब है 6 माह, स रहेगा 30 दिन और द रहेगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर रहेगा हमारे लिए, वो रहेगा 6 माह। तो प्रेम बिहारी रायजादा जो थे वो एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थे, उनको पैसे जो है मेहनताना जो था वो नहीं मिला था, यानी लिया नहीं था इन्होंने, दिया तो जा रहा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया था लेने से। और कुछ खास बात यह है कि उन्होंने एक शर्त रखी थी अपने संविधान सभा को के सामने कि भाई मैं ये लिख तो दूंगा, क्योंकि इनको लेखन कला जो थी इनकी वही इटैलिक में लिखा करते थे, ये इटैलिक में जो है वो लिखा करते थे। और इटैलिक में इतनी सुंदर राइटिंग इसकी थी कि आप पूछो ही मत, है ना। तो इन्होंने एक शर्त रखी थी संविधान सभा के सामने कि भाई मैं जो है अपना नाम प्रत्येक पृष्ठ पर लिखूंगा और मेरा दादा का जो नाम है वो मैं अंतिम पृष्ठ पर लिखूंगा। तो ये जो बात थी वो स्वीकार भी कर ली गई थी और पैसे लेने से इसने जो था वो इनकार कर दिया था, पैसे इन्होंने नहीं लिए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी कि भाई इन्होंने जो है बहुत बढ़िया ढंग से जो है अपने संविधान को लिखा था। और संविधान की जो मूल प्रति की मैं बात करूँ तो मूल प्रति जो थी वो अपने संविधान की वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी हुई थी। हिंदी और अंग्रेजी जो है दोनों भाषाएं जो है, दोनों भाषाओं में जो है 2 प्रतियां लिखी गई थी। मूल रूप से वो अंग्रेजी थी लेकिन उसको जो है बाद में हिंदी में भी लिखा गया था। और 6 माह में इसको जो है समय लगा था, क्योंकि बहुत ही सुंदर राइटिंग से इन्होंने लिखा था। बहुत सारे चित्रों का जो है चित्र जो है वो भी बनाए थे अलग अलग प्रकार के, जैसे अपने देशभक्तों के है, धर्म से संबंधित जैसे रामायण है, महाभारत है, या बौद्ध धर्म की बात करूँ या गुप्त सम्राटों की बात करूँ जो अपने मुगल सम्राट हुए थे उनकी बात करूँ, तो उनकी बहुत बढ़िया बढ़िया चित्रकारी जो है वो मूल संविधान की जो प्रति थी उसमें लिखी हुई है। और भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय लगा था, ये आपको इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये मूल प्रति को हाथ से लिखने का समय यहाँ पे पूछा गया है। संविधान निर्माण का जो समय है वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरी आपकी ये आज वाली क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस पर सब्सक्राइब का बटन जो दिया गया है उसको ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं एक इसी भी ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।